डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एमपी सेट, कई मेरे स्टूडेंट इसके लिए वेट कर रहे होंगे क्योंकि मुझे बताया गया कि इसका एग्जाम 4 अगस्त को है। तो आपको इससे बहुत फायदा होगा। वैसे तो छत्तीसगढ़ सेट से लेकर आरपीएससी सभी के पेपर जो हैं आपको हेल्प करेंगे। जितने मैंने अभी दिए हैं सभी एक लेवल के अब हो चुके हैं, केवीपी, एमयू, डीईटी एंड ऑल। लेकिन फिर भी जो एक्चुअल पेपर होती है, मुझे लगता है कि ये एग्जाम जो लास्ट टाइम हुई थी 2022 में हुई थी, उसके बाद अभी हो रही है, तो सबसे लेटेस्ट पेपर है। वैसे तो मुझे कई स्टूडेंट ने ये पेपर भेजा है, लेकिन जो मैं आज एनालाइज कर रहा हूँ वो मिस्टर राम नागर ने भेजा है। थैंक यू राम फॉर सेंडिंग दिस पेपर एंड ऑल दोज हु हैव सेंट, जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी और भूमिका के हम लोग इस बहुत ही फैसिनेटिंग डिस्कशन को शुरू करते हैं। 100 क्वेश्चन एनालाइज करते हैं। एक लंबा थकाने वाला वीडियो हो सकता है, बट आई होप यू विल कीप योर इंथ्यूजियाज्म अप टू द मार्क। ओके, लेट अस बिगिन। इससे पहले कि हम क्वेश्चन आंसर के दौर करके नॉलेज को शेयर करें, कुछ ज्ञान बढ़ाएं, ये आपको मैं आह्वान कर रहा हूं मेरे सभी स्टूडेंट को, नॉट ओनली CUET PG, लेकिन आप जो यूजीसी नेट, सेट, आरपीएससी, कोई भी एग्जाम पीजीटी दे रहे हैं, मेरे सभी स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं कोशिश कर रहा हूं एक क्लास लेने की ऑनलाइन। देखते हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट है, कैसा रहता है। मेरे पास में वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि उसके बाद टेस्ट सीरीज शुरू होते हैं, जिसको कि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। उसमें क्लासेज एज सच नहीं होते हैं। ये जो है एज सच जो है एक क्लास है। अब आप सोचेंगे कि 2 महीने में क्या किया जा सकता है अगस्त सितंबर में। मैं इसमें कोशिश कर रहा हूं कि CUET PG का जो सिलेबस है, जो कि अंडर ग्रेजुएट का सिलेबस है, उसको इंफॉर्मेटिव फोकस्ड वे में MCQ एग्जाम के लिए कवर करने की कोशिश करूं। ये बहुत एक स्पेसिफिक प्रयास है। कई मेरे स्टूडेंट ने मुझे मेल किया कि सर 20 क्लासेस में क्या यूजी के सिलेबस कवर किया जा सकते हैं? यस, कवर किए जा सकते हैं इन ए पर्टिकुलर वे, MCQ के लिए। इट्स नॉट कि आपको अंडर ग्रेजुएट की मैं 3 साल के कोर्स को 20 क्लास में पढ़ा सकता हूँ, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन यदि आपने, मेरे सभी स्टूडेंट ने यदि अंडर ग्रेजुएट को थोड़ा ठीक से पढ़ा है और मेरे जितने पॉल साइंस हेल्प पे जो वीडियोस हैं उसको कई बार देखा है, और नहीं तो अभी भी देखेंगे, और पैशनेट हो कि यस हमें ज्ञान लेना है, तो बिल्कुल हम 20 क्लासेस में एक जनरल ओवरव्यू जो इंफॉर्मेशन की होती है उसको दिमाग में बिठा सकते हैं, और आगे बढ़ के फिर टेस्ट सीरीज को हम उस तरीके से टैकल कर सकते हैं जिस लेवल पे आपको आना चाहिए। ये प्रयास है, ये इसको प्रिपरेटरी क्लासेस हम कह सकते हैं, और इसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है। यदि आप इसमें रजिस्टर करना चाहते हैं एट नॉमिनल कॉस्ट, तो अपना नेम, टेलीग्राम ID एंड मोबाइल नंबर भेजे paulsciencehelp@gmail.com। मैं सभी अपने स्टूडेंट को इसलिए आह्वान कर रहा हूं कि लेट्स हैव ए फैसिनेटिंग डिस्कशन एंड शेयर नॉलेज टुगेदर। इट इज नॉट दैट कि मैं आपको ज्ञान दे दूंगा 20 क्लास में और आप प्रिपेयर हो जाएंगे फॉर टेस्ट सीरीज। इट्स लाइक दैट, यदि आप में है जुनून तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और हम लोग मिल करके 20 क्लासेस में यस उस लेवल तक पहुंच सकते हैं जहां पे कि टेस्ट सीरीज देने का मायने बहुत बदल जाता है, क्योंकि तब रहेंगे आप प्रिपेयर्ड। यदि आप इस डिस्कशन या इस एक्सपीरियंस का फायदा उठाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको डिटेल दी गई है, बताई जाएगी जब आप मेल करेंगे। तो ये तो आपको पता है, मैं हमेशा कहता हूं कि दीज बुक्स आर वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एंड मोस्ट एफोर्डेबल बुक। ऑफ कोर्स ये अमेजन पे हैं, जिनको कि अभी आप लर्न कर रहे हो कि कैसे जो है डिजिटल फॉर्म में, लेकिन जिस तरह से यूपीआई को आप लोगों ने अडॉप्ट किया है उसी तरीके से अब देखोगे फ्यूचर इज ऑनलाइन बुक, क्योंकि वो आपको कंट्रोल देती है और आपको जिस प्राइस पॉइंट पे देती है वो इम्पॉसिबल है हार्ड बाउंड कॉपी में। तो आप उसका फायदा उठाइए। अभी भी जो है यूजीसी नेट की गाइड जो है इंस्टा मोजो पे है, जो कि PDF फॉर्म में अवेलेबल है, आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं। ये सब लिंक यहाँ तो क्लिक नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिकेबल लिंक दिए जाएंगे। चलिए इस पेपर की अब एक करके शुरू करते हैं। 51 से इसलिए है कि 1 to 50 कुछ जनरल लगता है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट या जीके के क्वेश्चन होंगे, और 51 से 150 तक 100 क्वेश्चन है। कुछ इसमें जनरल ऑब्जर्वेशन मैं हमेशा देता हूँ। ये पेपर एक थोड़ा मिक्स जैसा है। कुछ क्वेश्चन काफ़ी हल्के हैं और कुछ क्वेश्चन बहुत दूर तक ले जाते हैं, कुछ बहुत ही फैक्चुअल है, कुछ थोड़े ऑर्बिट जैसे हैं, तो बहुत ही वेवर करता है, मतलब फ्लेलिंग है, एक साइड गिरता है दूसरे साइड गिरता है, कभी बहुत टफ कभी बहुत नीचे। कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे भी हैं, तो बहुत सारा नॉलेज आपको मिल सकता है यदि आप इसको गौर से देखें तो। चलिए शुरुआत करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन,
who in his book Two Concept of Liberty classified the concept of liberty into positive negative liberty. अब ये सब क्वेश्चन लड्डू क्वेश्चन है जिसको आप तमाम इजी मतलब डिजिग्नेशन से कह सकते हैं कि बहुत ही इजी, सुपर इजी एंड ऑल. वी ऑल नो कि इसे बर्लिन ने जो है, यहाँ पे जो बात आपको समझनी चाहिए वो ये कि कई स्टूडेंट जो हैं वो निगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी को बिल्कुल गिवन खांचा समझ लेते हैं, जैसे कि औरत और मर्द या दिन और रात, ये बाइनरी. ऐसा कुछ भी नहीं है. ये इसे बर्लिन का थॉट है कि जो लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है यदि उसको हम एनालाइज करें तो हम उसको दो खेमे में रख सकते हैं और थिंकर को भी दो खेमे में. लेकिन आप जानते हैं कि इस तरह का डिवीजन बहुत ही मुश्किल होता है. जॉन स्टुअर्ट मिल को किस खाने में रखे ये मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया, थिंकर्स को भी नहीं आता, क्योंकि उनके थॉट जो है वो बहुत सारे पॉजिटिव लिबर्टी की तरफ भी है, बहुत सारे निगेटिव जैसा जो लिबर्टी ऐसे आप बर्लिन करते हैं उसके तरफ भी होता है. For whom among the following liberty and equality are mutually antithetical ideas? Antithetical का मतलब कि दोनों कंट्राडिक्टरी हैं, दोनों एक तरह का खिंचाव है, दोनों एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते हैं. देखिए, लिबर्टी एंड इक्वलिटी एक्चुअली एंटीथेटिकल है, क्योंकि यदि सब लोग मान लीजिए आपको बराबर करने हैं तो क्या करना पड़ेगा? जो स्ट्रांग है या अमीर है उनको गरीब करना पड़ेगा, या गरीब को अमीर करना पड़ेगा. और सबको यदि आपको एक करना है तो आपको ह्यूजली इंटरफेयर करना पड़ेगा उसके पर्सनल डोमेन में, ऑटोनॉमी में. और यदि सभी इक्वल हैं तो किसी की कोई लिबर्टी नहीं है. लिबर्टी का मतलब ही होता है कि आप आगे निकल सकते हैं, आप में आप अलग हो सकते हैं. लिबर्टी का मतलब है कि आप डिफरेंट हो सकते हैं यदि आप एक हैं. इसलिए लिबर्टी एंड इक्वलिटी एक साथ जाते नहीं हैं. अब यहाँ पे देखिए, लास्की जो है वो एक लेफ्ट ओरिएंटेड थिंकर थे. जितने भी लेफ्ट ओरिएंटेड थिंकर हैं वो लिबर्टी इक्वलिटी को साथ लेके चलना चाहते हैं. आर.एच. टवानी भी जो है वेलफेयर, रूसो भी जो है, सभी इक्वल हैं एज ए बॉडी पॉलिटिक, एज ए सिटीजन, फिर भी वो लिबर्टी को एक्वायर करते हैं जनरल विल के थ्रू. तो ये सब नहीं हो सकते. आप गेस कर सकते हैं, जैसे मैंने किया था, कि लॉर्ड एक्सन ही हो सकते हैं जो एकदम खड़ी खड़ी कहने वाले हैं कि भाई इक्वलिटी और लिबर्टी एक साथ नहीं जा सकते. लॉर्ड एक्सन को हम लोग कई कोट के लिए जानते हैं. यहाँ उनका सबसे फेमस कोट मैं लिख रहा हूँ: पावर टेंड टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली. सोचिएगा इस पे. लॉर्ड एक्सन इंग्लैंड के थे, क्रिटिक, नॉवेलिस्ट, हिस्टोरियन और इस तरह के बात कहने वाले. ये सेट ए है यदि आपको आंसर देखना हो तो. Who propounded the philosophical idea of veil of ignorance? आप जानते हैं veil of ignorance मतलब आंख पे पट्टी, रॉल के थ्योरी ऑफ जस्टिस में, जिसमें कि आपको पता ना चले कि आप समाज के किस वर्ग से आते हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, स्ट्रांग हैं. आपका इवन साइकोलॉजिकल डिस्पोजिशन भी कि आपका कैसा है वो भी नहीं आप जानते हैं. मर्द हैं, औरत हैं, कुछ नहीं जानते हैं. तो उससे आप एक न्यायपूर्ण डिसीजन ले सकते हैं. जॉन रॉल, Theory of Justice. Who among the following is not a proponent of natural theory of right? ये भी बहुत ही घिसा पिटा इजी क्वेश्चन है, पूरा इजी क्वेश्चन है, इसको छोड़ दे. तो वी ऑल नो कि लॉक तो फादर ही है नेचुरल राइट्स थ्योरी के. हॉब्स, रूसो, जो भी कॉन्ट्रैक्टेरियन थिंकर है वो नेचुरल राइट को मानेंगे. नेचुरल राइट थ्योरी का मतलब ये होता है कि स्टेट के उदय से पहले ही ह्यूमंस को कुछ राइट है जिसको स्टेट छीन नहीं सकता. बेंथम इसको बिल्कुल नकार देते हैं. वो कहते हैं कि सब नॉनसेंस है, नॉनसेंस बिल्ट ऑन स्टिल्ट. जब तक स्टेट नहीं है तब तक अधिकार का कोई बात नहीं है, अधिकार के कोई मायने नहीं है. तो बेंथम जो है वो लीगल थ्योरी ऑफ राइट के प्रोपोनेंट है. Who among the following, 55 पढ़ रहा हूं, who among the following views political power in terms of rational consent of the governed and obligation of the power holders toward the subject? इसमें दो चीजें हैं. कॉन्सेंट थ्योरी मतलब कि जब हम आपको देते हैं कि सहमति कि आप हम पे रूल करो, तभी आप हम पे रूल कर सकते हैं. शासक तभी तक लेजिटिमेट है जब तक कि उसको कॉन्सेंट है टू गवर्न. दूसरा है कि जो ऑब्लिगेशन है पावर होल्डर्स का, मतलब गवर्नमेंट का सब्जेक्ट के प्रति, वो एक तरह का ट्यूटलर रिलेशन जैसा है. मतलब कि जो सॉरी मैं ट्यूटलर वर्ड गलत यूज कर रहा हूँ, मतलब फिड्यूशियरी रिलेशन है. मतलब कि जो एक ट्रस्टी और जिसका आप ट्रस्ट रखते हो उसके बीच में होता है. गवर्नमेंट जो है एक ट्रस्टी है पीपल का, और वो आपके भरोसे को नहीं तोड़ सकती है. तो एक पीपल और गवर्नमेंट के बीच में एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है. तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको कई एग्जाम में पूछे आते हैं लॉ के. consent, the theory of consent and theory of fiduciary relationship between people and government. Liberalism is not
कमिटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये सब बहुत स्टार क्वेश्चन है। लिबरलिज्म आपको फ्रीडम, टॉलरेंस, कॉन्सेंट, मिनिमलिस्ट स्टेट, इंडिविजुअलिज्म, प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये सब के साथ तो जाता है, लेकिन कलेक्टिविज्म की तरफ नहीं जाता, सोशल ग्रुप, और क्योंकि ये इंडिविजुअलिज्म की तरफ जाता है तो ये सबसे हल्का है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स द फर्स्ट एरा ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री वॉज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये बेसिकली ये कहना चाहता है कि जो उनका डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है, जिसमें एक जो मोड ऑफ प्रोडक्शन के चेंज और जो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन का जो खिंचाव है, इससे समाज कैसे प्रोग्रेस करता है। तो शुरुआत होती है प्रिमिटिव कम्युनिज्म से, जहाँ पे ट्राइबल टाइप की लाइफ है और सब लोग मिल बांट करके संपत्ति का बंटवारा करते हैं, पूरा कम्युनिज्म है। संपत्ति जो है कॉमन में होल्ड करते हैं, कॉमन में उसको इस्तेमाल करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, शेयर करते हैं। उसके बाद से जो है मास्टर स्लेव समाज आ जाता है, कोई स्लेव होता है जो वर्क करता है, मास्टर होता है जो कि होल्ड करता है मीन्स एंड मोड ऑफ प्रोडक्शन को। फिर फेडरलिज्म आती है और फिर उसके बाद कैपिटलिज्म आती है और फिर कैपिटलिज्म से सोशलिज्म और सोशलिज्म से कम्युनिज्म। इस टाइप का समाज जो है उनके थॉट में आगे बढ़ता है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, सो इट विल बी प्रिमिटिव कम्युनिज्म अर्लीस्ट। 58 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिगार्ड टू इकोलॉगिज्म। तो इकोलॉगिज्म जो है वो क्या है कि इकोलॉजी को सेंट्रल रखना, मतलब जहाँ पे कि जो इन्वायरमेंट या इकोलॉजी है उसको अपने इंट्रिंसिक वर्थ के लिए ही जानना, ये नहीं कि उससे हमें इकोनॉमिक दोहन करना, एक्सप्लॉयटेशन करना है, नहीं। लाइक इट इज़ नॉट दैट कि नेचर एक वैल्यूएबल इकोनॉमिक रिसोर्स है, बल्कि ये सोचना कि ये सब नहीं है, मैं पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ, थकाने वाली हो जाएगा। इट रेजेस द क्वेश्चन ऑफ मोरल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स फ्यूचर जनरेशन, वन ऑफ द थिंग। लेकिन एक्चुअली इकोलॉगिज्म ये है कि जहाँ इकोलॉजी को या इन्वायरमेंट को हम इसलिए बचाना चाहते हैं कि अपने आप में वो यूजफुल है, चाहे उससे हमें कुछ मिले ना मिले, क्योंकि ये हमारे मोरल दायित्व है। उस पर जो है लाखों करोड़ों जीव जंतु और लोग जो हैं पशु पक्षी पलते हैं। What is the basic demand of multiculturalism? मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब क्या है कि डाइवर्स कल्चर के लोग जो हैं एक साथ हारमोनी से रह पाए, इस टाइप की पॉलिसी कैसे बनाए। उसका जो है ये नहीं है कि कॉमन सोशल राइट, सिंगल कॉमन नेशनल कल्चर, तो बिल्कुल अगेंस्ट है। इकोनॉमिक इक्वालिटी सब अलग है, यहाँ पे तो डिफ्रेंसिएशन है, नॉट इक्वालिटी। सो डिफ्रेंशिएटेड सिटीजनशिप, सभी सिटीजन हैं लेकिन सबके अलग अलग अधिकार हो सकते हैं, स्टेट दे सकता है, डिपेंड करता है उनके अपने कल्चर को अक्षुण्ण रखने के लिए। सोशलिज्म इज ए मूवमेंट एंड एन आइडियोलॉजी, हु सेड दिस। तो इसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग आ रहे हैं कि किसने कहा है, लेकिन GDH कोल की ज़्यादा जगह पे आ रही है। CM जोड ने भी काफ़ी कहा है। आप इसको, मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, मैं GDH कोल पे लगा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो CM जोड की जो ये कोट है, ये जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये कई एग्जाम में पूछा गया कि सोशलिज्म उस टोपी की तरह है जिसका शेप बिगड़ गया है, क्योंकि सब कोई उसको अपने ढंग से पहनने की कोशिश करता है, सबके सर में फिट तो आ नहीं सकता, इसलिए सोशलिज्म का मीनिंग कुछ भी हो गया है। 61 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू प्लेटो। तो प्लेटो, स्टेट इज द इंडिविजुअल रेट लार्ज, वी ऑल नो कि प्लेटो ने कहा है। आई एम द स्टेट, ऐसा कहा नहीं है। स्टेट इज प्रायर टू द इंडिविजुअल, ये अरिस्टोटल ने कहा है। और 4 भी जो है अरिस्टोटल ने कहा था, स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यूज फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ ऑफ द कम्युनिटी। ये सब दोनों अरिस्टोटल ने कहा है। इसका ऑफिशियल आंसर जो है इन्होंने गलत दिया है, इन्होंने 4 को भी इंक्लूड किया, जो कि सही नहीं है, केवल ओनली 1 होगा। 62 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू एरिस्टोटल। अभी हम लोगों ने देखा, द स्टेट इज प्रायर टू इंडिविजुअल, द स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यूज फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ, ये तो है ही। स्टेट इज ए नेचुरल एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये ऑर्गेनिक एंटिटी है। इन्होंने बेसिकली जो है इस नेचुरलिस्टिक एंड ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट दिया है, तो ये बिल्कुल सही है। That constitute is best which will be last the constitution is best which lasts the longest, ये भी ठीक है, इनके द्वारा कहा गया है। डेमोक्रेसी इज द आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कभी नहीं। डेमोक्रेसी को ये परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते हैं, पॉलिटी का मतलब खराब फॉर्म, मोबोक्रेसी टाइप, मोबोक्रेसी। some are born to rule and others to be ruled, मतलब कि स्लेव और मास्टर का जो स्ट्रक्चर है वो नेचुरल सोसाइटी में, कुछ लोग जो है स्लेविस, वो पैदा ही होते हैं, उनका एट्रीब्यूट वो जो है
इसलिए हैं ही कि कोई उन पे शासन करे, तभी उनका जीवन अच्छा रहता है, और कुछ लोग रूल करने के लिए बनते हैं, ये भी नेचुरल है। आप यदि इस लाइन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एरिस्टोटल जो है इन इक्वलिटी को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं, उसको नेचुरल मानते हैं। उनका कहना था कि इन इक्वलिटी नेचुरल है और इक्वलिटी अननेचुरल है, लेकिन बीइंग मोरल हमें प्रोपोर्शनल इक्वलिटी रखना चाहिए, जिसमें कि इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वल, अनइक्वल शुड नॉट बी ट्रीटेड इक्वली। 63 देखिए, ये सब मैच करना है, काफी आसान है, और ये तो इसको आंसर ने तो और आसान कर दिया है, क्योंकि मैकियावेली को यदि हम डिस्कोर्स ऑन लिवी से मैच करें ए का 4, और इसी से ये क्रैक हो जाता है। कैन यू बिलीव, इतना आसान है। बाकी देख लीजिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। 64 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग मेड ए डिस्टिंक्शन बिटवीन नेचुरल इक्वलिटी एंड कन्वेंशनल इनइक्वलिटी। वी ऑल नो कि ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है रूसो। इसका मतलब क्या होता है? नेचुरल इक्वल इनइक्वलिटी जो कि स्टेट ऑफ नेचर में होता है, चाहे कोई समाज हो, सिविल सोसाइटी या गवर्नमेंट हो ना हो, वहां पे जो इनइक्वलिटी है वो है कि किसी का शरीर स्ट्रांग है, किसी का कमजोर, किसी का दिमाग स्ट्रांग है, किसी का कमजोर, किसी को कुछ स्किल आता है, किसी को कुछ स्किल। ये जो है नेचुरल इनइक्वलिटी, नेचर में होती है इनइक्वलिटी, लेकिन ये इनइक्वलिटी उतनी हार्मफुल नहीं होती है, क्योंकि इससे जो है कोई समाज में विभेद नहीं होता है, समाज में स्ट्रेटा नहीं बनता है, कोई हिरारकी नहीं बनती, ऊपर नीचे नहीं आता है, और उससे समाज में कोई इस तरह का जो विभेद जिसको कहते हैं कि समाज में बांट दिया गया है और किसी को दबाया पछाया जा रहा है, वो भी नहीं होती है। लेकिन जो कन्वेंशनल इनइक्वलिटी, जिसको कि मोरल इनइक्वलिटी कहते हैं, वो तब होती है जब समाज बनता है, जिसको हम सिविल सोसाइटी कहते हैं, जहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी आती है, कोई एक्वायर ज़्यादा कर लेता है तो वो अमीर कहलाता है, जो अमीर बनते हैं वो राज करने लगते हैं, राज करते हैं, कानून बनाते हैं, और कुछ लोग जो है वो शासित रहते हैं। जो भी आपने देखा ना, सम आर बोर्न टू रूल एंड सम आर टू बी रूल, तो उस टाइप का जो विभेद होता है, उसी बेसिस पे जो है स्ट्रक्चर समाज के बनते हैं, कोई ऊपर कोई नीचे, जैसे कास्ट स्ट्रक्चर, क्लास स्ट्रक्चर एंड ऑल। एंड ये इनइक्वलिटी जो कन्वेंशनल है वो हमारा ह्यूमन का क्रिएटेड है, और बहुत घातक है, क्योंकि ये समाज, व्यक्ति और उसके आत्मा तक को जो है वो बांट देता है। तो रूसो इस तरीके से जो है, तो आप समझ सकते हैं कि रूसो किस तरह से नेचुरलिस्ट थे। मतलब वो नेचर को बहुत अच्छा मानते थे, नेचर में जो कुछ भी हो रहा है, नेचुरल एजुकेशन होनी चाहिए, नेचर में जिस तरह से लोग रहते हैं वैसा होना चाहिए, और समाज में जो प्राइवेट प्रॉपर्टी और ये जो विभेद पैदा किया गया है ऊंच नीच का, उसके चलते एक्चुअली उनका कहना था कि जो मॉडर्न समाज या सिविलाइज समाज जो है वो पथभ्रष्ट है, और जो नेचुरल समाज है वो बेटर था। इस तरह की बातें आप सोच सकते हैं रूसो के बारे में। 65 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एडवोकेटेड बाई जे.एस. मिल। यहाँ पे आके सेटर उसी परेशानी में पड़ गया जो मैं आपको बता रहा था। इनके अनुसार से मिल जो है पॉजिटिव लिबर्टी को बिल्कुल जो है वो एडवोकेट नहीं करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल कहना सही नहीं है, इतना आसान नहीं है। मिल के कई थॉट जो हैं, जैसे कि नॉलेज जो है अपने मोरल डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना है, आपको ऑटोनोमस होनी है, आपको कैरेक्टर डेवलप करना है, सबको डिफरेंट होना है, जिससे कि वो कंट्रीब्यूट कर सके समाज के प्रोग्रेस में। स्टेट को जो है एजुकेशन और मोरल डेवलपमेंट के लिए काम करना है, इस तरह की बात देखेंगे। वेलफेयर की भी बात वो करते हैं। तो वैसे में जो है बहुत सारी चीज़ें उसके पॉजिटिव लिबर्टी के निकलते हैं, और निगेटिव लिबर्टी के चैंपियन तो हैं ही वो, हार्म प्रिंसिपल, अदर रिगार्डिंग एंड सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड ऑल। तो इसलिए ये क्वेश्चन मेरे अनुसार से ये उसका ऑफिशियल आंसर पॉजिटिव लिबर्टी, लेकिन आप इस पचड़े में कभी मत पड़िए कि जे.एस. मिल जो है केवल निगेटिव लिबर्टी के समर्थक हैं और पॉजिटिव लिबर्टी नहीं। ऐसा कोई नहीं कह सकता। What according to Marx describe communism best? तो ये तो बहुत आसान है, नॉट डिक्टेटरशिप और प्रोलेटेरिएट, जो कि एक ट्रांजिशनल फेज है कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच में। नेशनलिज्म ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, तो ऐसा नहीं है। क्लासलेस एंड स्टेटलेस एंड प्रॉपर्टीलेस सोसाइटी जो है उनके अनुसार से कम्युनिज्म है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ हेगेल? तो एक ही चुकी है, और यहाँ पे आपको मिल गया स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। इसका मतलब है कि बाकी हेगल से रिलेटेड नहीं है। जैसे देखिए, द स्टेट इज द मीन्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर। स्टेट को ऐसा मानने वाले कि ये जो है वर्किंग क्लास के एक्सप्लॉयटेशन और कैपिटलिस्ट क्लास के सपोर्ट या प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, ये मार्क्सिज्म की थॉट है। स्टेट इज ए नेसेसरी इविल, मतलब कि जरूरी है लेकिन कोई अच्छी चीज नहीं है। स्टेट इज ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट है। 68 देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद माओ जेडांग? वी ऑल नो कि जो क्रिएटर ऑफ कम्युनिस्ट चाइना है, उनका लॉन्ग मार्च, द लिटिल रेड बुक, कल्चरल रिवॉल्यूशन, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ये सब उनके जो है डिफरेंट प्रोग्राम, डिफरेंट थॉट एंड ऑल है।
लेकिन वन कंट्री टू सिस्टम जो है ये माओ जेदांग का है, सॉरी डेंग जियोंगपिंग का है, जिन्होंने की एक ओपन डोर पॉलिसी अपनाई, चाइना को एक कैपिटलिस्ट रास्ते पे ले गए। और वन कंट्री टू सिस्टम ये है कि जो चाइना की पॉलिसी है टुवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हांगकांग एंड मकाओ, वो रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे कि वो चाइना का पार्ट होते हुए भी ये एरिया जो है काफ़ी लिबरल रहे। वैसे तो अब वो कम से कम होता चला जा रहा है, क्योंकि उसका एक हिस्टोरिकल रीजन है। हांगकांग ब्रिटिश के अंडर 1997 तक था, और मकाओ भी शायद। और ये जो है इन एरियाज में यदि आप पहले जाते हैं, अब तो खैर काफ़ी चाइना जैसा दिखने लगा है, तो आपको लगता है कि आप लंदन में घूम रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में घूम रहे हैं, इतनी ज़्यादा वहाँ लिबर्टी थी। तो इसलिए वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि चाइनीज सिस्टम ऑपरेट डिफरेंट ढंग से करती है। सो वन कंट्री टू सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज ऑथर्ड बाय एंटोनियो ग्राम्स्की? ये सब सुपर सुपर इजी लड्डू क्वेश्चन है, वी ऑल नो। कन्फेशन जो है ये रूसो की बुक है। प्रिंस जो है मैकियावेली की है। सोशल रिफॉर्म और रिवॉल्यूशन जो है ये भी रूसो की, सॉरी ये रोजा लग्जमबर्ग की बुक है, वेरी फेमस बुक, सोशल रिफॉर्म और रिवॉल्यूशन, जो याद कर लीजिए। तो केवल एक बुक जो है प्रेजेंट नोटबुक, जो लेट 1920s में लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने अपने सिविल सोसाइटी और हेजेमनी इन सब का कॉन्सेप्ट दिया था, ग्राम्स्की। फॉर हॉब्स द सॉवरेनिटी इज, ये क्वेश्चन भी मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, क्योंकि ये ठीक से नहीं पूछ पाए। यहां भी सेटर थोड़े कंफ्यूज हैं। इन्होंने ऑफिशियल आंसर दिया है दिस, कि हॉब्स का जो सॉवरेन है वो एवब लॉ है और अकाउंटेबल ओनली टू गॉड अंडर द लॉ ऑफ नेचर है। यहां तक तो वो ठीक है। जो जो हॉब्स का जो सॉवरेन है वो एब्सल्यूट है, इंडिविजिबल है, सबसे सुप्रीम है, पावरफुल है, उसके पावर की कोई सीमा नहीं है, और वो कानून से ऊपर है। मतलब वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट नहीं है कि उसके लिए भी कोई कानून है। वो कानून बनाता जरूर है, लेकिन उस कानून उस पर लागू नहीं होता है। लेकिन गॉड को जो है हॉब्स कभी इन्वोक ही नहीं करते हैं, गॉड का नाम भी उन्होंने नहीं दिया है। और लॉ ऑफ नेचर को भी यदि आप डीपली पढ़ेंगे हॉब्स को, तो आप देखेंगे कि उन्होंने लॉ ऑफ नेचर को एक तरह से मॉडर्नाइज कर दिया है, उसको मॉरलिटी से, गॉड से हटा दिया है, उसको लॉजिक से जोड़ दिया है। और वैसे में इवन लॉ ऑफ नेचर भी जो है बाउंड नहीं करता हॉब्स के सॉवरेन को। तो चलिए, ये इन्होंने ऑफिशियल आंसर दिया है, बट केवल सही है अबव लॉ, और कुछ भी नहीं, नॉट दिस। 71 देखिए, विच प्लेस डिड कौटिल्य गिव टू द फोर्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सप्तंगा? इस टाइप के बचकाना क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। मतलब ये ऐसा कहते हैं कि यदि सप्तंगा में इस तरह से अरेंज कीजिए कि फर्स्ट है स्वामी, फिर अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड, मित्र, तो दुर्ग कहाँ आता है? तो 1 2 3 4। क्या इस टाइप के क्वेश्चन आप पूछेंगे इस तरह के एग्जाम में? आई डोंट थिंक सो। हु इज द राइटर ऑफ फतवाई जहंदारी? अगेन एक बचकाना टाइप का क्वेश्चन। वी ऑल नो जियाउद्दीन बरनी फतवाई जहंदारी उन्होंने लिखा था। उन्होंने फिरोज तुगलक की जो फिरोज शाही, कुछ उन्होंने इतिहास भी लिखा है, तुगलक फिरोज शाही। 73 देखिए, नाइदर आई एम ए पॉलिटिशियन नॉर ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, आई केयर अबाउट माई सोल, वैन इट इज वेल देन एवरीथिंग विल बी वेल बाई इट सेल्फ। अब ये तो बहुत डिफिकल्ट है कि इस तरह की बात टैगोर भी कहते हुए नजर आ सकते हैं, विवेकानंद भी और बिंदो भी, लेकिन जो मैं खोज पाया हूं, जो ऑफिशियल आंसर है, स्वामी विवेकानंद है। चलिए इसके साथ चलते हैं, कहीं और आ गया तो मुस्कुराइए। अकॉर्डिंग टू जावेद नामा ऑफ मोहम्मद इकबाल, हाउ मेनी स्टेजेस आर इन द डेवलपमेंट ऑफ ईगो? यहाँ पे क्वेश्चन अचानक से टफ हो जाता है, लेकिन यदि आपने इवन मेरी भी वीडियो देखी है इकबाल पे, तो आप देखेंगे कि खुद ही, जिसको सेल्फ, जो आप कह सकते हैं जो हमारा इनर सेल्फ है, जो हमारा वजूद है, जो हमारा व्यक्तित्व है, जिसको हम कई नाम से पुकारते हैं, उसके 3 लेयर जो हैं इकबाल कहते हैं। उसको आप 3 लेवल ऑफ डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। फिजिकल है, जैसे हम दिखते हैं, हमारा शरीर कैसा है, ये तो आवरण है, मुखौटा है। रिलेशनल है, हम दूसरे को कैसे दिखते हैं। और तीसरा है यूनिवर्सल, मतलब एक्चुअली हम क्या है, हमारा अंतरात्मा कैसा है, हम कुटिल हैं, अच्छे हैं, ईमानदार हैं, इंडस्ट्रियस हैं, जो हम खुद जानते हैं कि हम क्या हैं। सो 3 लेयर ऑफ सेल्फ, फिजिकल, रिलेशनल, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में जब आप आते हैं तो आप आत्मा और परमात्मा तक की भी बात कर सकते हैं। सो 3 लेवल। 75, in which book Pandita Ramabai wrote that self-confidence and self-dependence are the foundation of human progress? मतलब खुद आप में आत्मविश्वास हो और आप में
अपने पैरों पे ऊपर खड़े होने की हो तो आप वुमेन का प्रोग्रेस है, इस टाइप की बात वो स्त्री धर्म नीति में कहती है। ये आंसर ने कहा है, मुझे नहीं पता था और इतना डीप में आप जान भी नहीं सकते हैं, बस आप जानते हैं तो जानते हैं। इस तरह क्वेश्चन यदि रिपीट हो जाए तो आप कर सकते हैं। वैसे उनका मोस्ट फेमस बुक जो है हाई कास्ट हिंदू वुमेन है, लेकिन स्त्री धर्म नीति के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये बुक उन्होंने बहुत पहले लिखी थी और इस बुक के सेल से जो उनको पैसे मिले थे इससे वो इंग्लैंड जाके पढ़ाई कर पाई थी मेडिकल की, वजह से वो पूरा नहीं कर पाई थी। द वॉचमैन कैन नॉट बी ग्रेटर देन द ट्रेजरर, जो एक खजाने की रक्षा करता है वो खजाने से बड़ा नहीं हो सकता है, और जो ट्रेजरर है, जो एक खजाने का जो रक्षक है, वो हमेशा जो है ट्रेजर से तो छोटा ही रहेगा। ये बात जो है दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं, किस बारे में कहते हैं? गवर्नमेंट और स्टेट के बारे में, कि स्टेट जो है वो पीपल और उसके रिसोर्सेज की रक्षा के लिए बनाया है, तो वो पीपल और उसके रिसोर्सेज से बड़ा नहीं हो सकता है। इस बात को वो इंगित करना चाहते हैं। स्टैटिज्म, स्टेट सब कुछ है, इस बात को वो नकारते हैं अपनी इस लाइन में। वैसे ये लाइन भी इतना फेमस है कि कई एग्जाम में पूछा जाता है, इसको पढ़ भी लीजिए। यहां मैंने क्यों दिया है रेडिकल और न्यू ह्यूमनिज्म, मुझे लगता है आगे कहीं होगा एम एन रॉय का, तो आप थोड़ी देख लीजिए कि रेडिकल और न्यू ह्यूमनिज्म एम एन रॉय ने दिया था। इट एम्फेसाइजेज ह्यूमन फ्रीडम, रैशनैलिटी एंड क्वेस्ट फॉर नॉलेज। Who has given the concept of new humanism? सॉरी, वही मैं बोल रहा था, आगे था, वो गलत जगह पे चिपक गया है, आप यदि उसको पीछे जाके देख लीजिएगा। एम एन रॉय, एम एन रॉय के बारे में जरूर जान लीजिए कि ये वैसे तो शुरुआत इन्होंने एक मार्क्सिस्ट थिंकर के रूप में की थी, लेकिन बाद में ये मार्क्सिज्म से भी काफी अलग चले गए थे, और इनकी जो रेडिकल ह्यूमनिज्म है वो मार्क्सिज्म को भी थोड़ी बहुत नकारती है और कैपिटलिज्म को भी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉन वायलेंस आर देयर एज मेंशन्ड बाय महात्मा गांधी, ये भी जो है कहीं से उठाया हुआ है। जैसे मुझे लगता है ये ई ज्ञान कोश, मतलब मैंने इग्नू के बुक से मैंने ये लिया, जहां ये कहते हैं कि 3 मेन एलिमेंट है, तो थ्री यहाँ मान लीजिए। फर्स्ट है सेल्फ इंप्रूवमेंट, वो भी पार्ट ऑफ नॉन वायलेंस है, टू मेक वन सेल्फ बेटर पर्सन। दूसरे से जय से पहले खुद को जय करे वाली बात है, जो स्वराज कह सकते हैं। देन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम जो गांधी जी लाइफ लॉन्ग करते रहे, कंक्रीट वर्क टू क्रिएट फॉर न्यू सोशल ऑर्डर। एंड थर्ड है कंपेन ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट इविल दैट ब्लॉक द वे फॉरवर्ड, मतलब चाहे गवर्नमेंट करे चाहे कोई भी करे, उसके अगेंस्ट में उठ खड़ा होना भी नॉन वायलेंस है। तो ये तीन, वैसे कई जगह कई तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है कि सत्याग्रह भी नॉन वायलेंस है, ट्रूथ भी है, नॉन कॉपरेशन भी है, लाइक दैट। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत वेग होते हैं, लेकिन मुझे लगता है 3 इज ओके, क्योंकि ऑफिशियल आंसर। इन विच ईयर तिलक स्टार्टेड स्वराज मूवमेंट, उन्होंने जो स्वराज का नाम जो है होम रूल दिया था, होम रूल का मतलब ही होता है स्वराज, और ये उन्होंने 1916 में शुरू किया था पुणे से, पुणे को बेस बना के। और उसी साल जो है एनी बेसेंट, जो कि कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनती हैं, बहुत ही फेमस आयरिश लेडी थी जिन्होंने हमेशा काम किया समाज के लिए, और उन्होंने भी होम रूल मूवमेंट चलाया था जो मद्रास में बेस्ड था। तो मद्रास में बेस्ड एनी बेसेंट 1916 में, और पुणे में बेस्ड तिलक। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म कब हुआ था? आई डोंट नो, और इस तरह क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं, आई डोंट नो। Which of the following books was not written by Easton? This is good book, क्योंकि ईस्टर्न इतने बड़े थिंक कर रहे हैं कंपेरेटिव पॉलिटिक्स से लेके, कि आपको उनके बुक्स तो जरूर पता होने चाहिए। और उन्होंने जो बुक नहीं लिखा है वो है एन इंट्रोडक्शन टू कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल साइंस। तो उनकी जो बुक है, पहले वो देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम 1953 में, ए फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस, ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, ये सब बुक को जरूर रख लीजिए। ये बुक को जब मैंने खोजने की कोशिश की तो मुझे ये बुक तो नहीं मिला नेट पे, लेकिन एन इंट्रोडक्शन टू कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी जरूर मिला कॉलिन फेरल का, तो देख लीजिए, आप खोज सकते हैं। विच ऑफ द, तो इसका सही आंसर है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ऑफ द इलेक्शन, कहने का मतलब इसमें से कौन सा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है? एसटीवी जरूर प्रोपोर्शनल है, पार्टी लिस्ट सिस्टम है, क्युमुलेटिव वोट सिस्टम भी जो है प्रोपोर्शनल माना जाता है। क्युमुलेटिव वोट सिस्टम कॉर्पोरेट में डायरेक्टर्स एंड अदर इन सब के लिए चुनने के लिए होता है, जहां पे कि मान लीजिए 3 डायरेक्टर के पोस्ट हैं और हर जो वोटर है उसको 3 वोट है, तो वो चाहे तो अपना तीनों वोट एक ही डायरेक्टर को दे सकता है या तीनों को एक एक वोट दे सकता है, लाइक दिस।
तो इसको कम्युनिटी वोट सिस्टम कहते हैं, ये भी प्रोपोर्शनल माना जाता है, लेकिन अल्टरनेट वोट सिस्टम जो है प्रोपोर्शनल नहीं माना जाता है। अल्टरनेटिव वोट सिस्टम एक तरह का आप प्रेफरेंशियल वोटिंग कहिए या रैंक चॉइस वोटिंग कहिए, जहां पे कि आप हर कैंडिडेट को 1 2 3 आप रैंकिंग देते हैं और फिर फर्स्ट राउंड में काउंट होता है, जो सबसे अधिक फर्स्ट प्रेफरेंस वोट जीतता है उसके वोट को काउंट किया जाता है। यदि कोई एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं लाता तो जो सबसे कम लाता है प्रेफरेंस वोट उसको एलिमिनेट करके उसके सेकंड प्रेफरेंस को रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इस तरीके से एसटीवी टाइप का ही चलता है, लेकिन दोनों में फर्क यह है कि यहाँ पे केवल एक व्यक्ति को चुना जाता है, इसलिए इसको हम नहीं मानते प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अल्टरनेटिव वोट सिस्टम इज नॉट काउंटेड एज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। 83 देखिए, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड विद द इंपॉर्टेंट कंटिन्यूटी, सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर एंड फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। ये इस लाइन को 2-3 बार पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिफाइन करता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को, लेकिन किसने कहा है इस पे थोड़ी विवाद है नेट पे। वैसे इन्होंने आंसर दिया है माइकल कर्टिस, इसको आप मान लीजिए। वैसे कई जगह जीन ब्लॉन्डल भी नाम आता है। अर्बिट क्वेश्चन, ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकंसिस्टेंट विद द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्रेशर ग्रुप। तो प्रेशर ग्रुप एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स। उनका काम क्या होता है? अपना इंटरेस्ट के लिए लड़ना, लॉबिंग करना, कन्विंस करना, पॉलिसी बनवाना। वैसा स्पेसिफिक सेल्फ इंटरेस्ट तो होता ही है। वॉलंटरी मेंबरशिप होती है, कोई आपका ऐसा तो नहीं है कोई अपॉइंटमेंट होती है, वॉलंटरी आपको आना तो आइए, लेकिन कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। किसी भी जो प्रेशर ग्रुप कंटिन्यूसली चलता रहता है प्रेशर ग्रुप। There are 3 classification of government given by Montesquieu in his book The Spirit of Law। आपको बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे हैं कि स्पिरिट ऑफ लॉ लिखा है मॉन्टेक्स ने। इसी बुक में उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर की बात की है कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच में सेपरेशन होना चाहिए, इससे लिबर्टी पीपल की सुरक्षित रहती है। उस बुक में ये पूछ रहे हैं कि 3 टाइप के गवर्नमेंट का उन्होंने जिक्र किया था, कौन कौन था? वो था रिपब्लिक, मोनार्की एंड ऑटोक्रेटिक। क्लास सिस्टम तो गवर्नमेंट टाइप है भी नहीं, तो आपको इन्होंने काम कर दिया आसान। Who used the term social revolution for the first time? ये है स्टार क्वेश्चन, क्योंकि ये कितना अच्छा क्वेश्चन और कितने जगह पूछा जा सकता है। जो सेंट सेमन है, जो कि एक यूटोपिक सोशलिस्ट माने जाते हैं, उन्होंने सोशल रिवॉल्यूशन वर्ड पहली बार यूज किया। Which among the following is not included in Max Weber's classification of authority? ये सब लड्डू क्वेश्चन है। We all know traditional, charismatic, legal, rational। उनका कहना है कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में ऑलवेज लीगल रैशनल ऑथोरिटी होगी। पुराना जो समाज था, जो प्री मॉडर्न, उसमें ट्रेडिशनल या कैरिस्मेटिक ऑथोरिटी होगी। इकोनॉमिक ऑथोरिटी की बात वो नहीं करते हैं। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर? तो सबसे ज्यादा जो और सबसे शुरुआत में जो काम की, जिन्होंने सिविक कल्चर नाम की बुक भी लिखी सिडनी भरवा के साथ, वो है गैब्रियल आल्मन। विच कंट्री एडॉप्टेड द ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी? अभी हमने आपको कुछ समय पहले बताया कि माओ जेदांग ने जो है कई प्रोग्राम शुरू किए थे, उसमें से वन था द ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी फॉर चाइना। ऑफ कोर्स चाइना उनके टाइम में तो ग्रेट लीप नहीं ले पाया था, लेकिन बाद में डियो जिंगपैंग और आगे जो है डैंग जियोपिंग, सॉरी, और बाद में कई और लीडर के चलते डेफिनेटली इसने जो है ग्रेट लीप फॉरवर्ड लिया और आज यूएसए को चुनौती दे रहा है। अंडर हुज लीडरशिप नक्सलबारी मूवमेंट स्टार्टेड? ये तो सभी स्टूडेंट रट लेते हैं, चारू मजुमदार एंड सान्याल, बंगाल में। 91 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन एंड अरेंज देम एज पर इट्स ईयर वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मैंने अगले स्लाइड में पूरा एक लिस्ट ही दे दिया, क्योंकि ये इतने एग्जाम में पूछा जा रहा है सारे कन्वेंशन, तो आपको याद होने चाहिए। अगेंस्ट वुमेन जो कन्वेंशन था 1979, चिल्ड्रंस राइट की कन्वेंशन 1989, जिनोसाइड एंड पनिशमेंट रिलेटेड कन्वेंशन 1948 और कन्वेंशन टू एंड ऑन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन 1965। तो अरेंज कर सकते हैं कि 3 से स्टार्ट होता हुआ होगा, एक ही है तो बहुत आसान है। Who among the following is not the supporter of the realistic approach? इसका मतलब है कौन रियलिस्ट थिंकर नहीं है इसमें से। ये गलत मुझे लगता है, ये केनन होनी चाहिए, केनन, जॉर्ज केनन। सॉरी, मैंने भी स्पेलिंग कुछ गलत लिखा है। देखिए, जॉर्ज केनन जो है वो कंटेनमेंट पॉलिसी के आर्किटेक्चर रहे हैं, जो आर्टिकल एक्स लिखते थे, जो यूएसए के एम्बेसडर होते थे कभी रसिया में, उनके थॉट पे ही जो है कंटेनमेंट पॉलिसी हैरी ट्रूमैन लाए थे। जॉर्ज Servan-Schreiber, okay, I am not able to pronounce। तो
वॉर्जेनबर्गर तो कह सकते हैं, अब इसको जैसे पढ़िए सेन वॉर्जेनबर्गर। तो सेन वॉर्जेनबर्गर जो है वो डेफिनेटली एक रियलिस्ट थिंकर माने जाते हैं। हेनरी किसिंजर जो हैं वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे यूएस के 70s में, जो कि अपनी शटल डिप्लोमेसी के लिए जाने जाते हैं। ये सब जो है रियलिस्ट थिंकर हैं। तो नन ऑफ द अबव, मतलब नन ऑफ द अबव का मतलब क्या है, यहाँ पे नॉट है, यहाँ नन, ये देखिए डबल नेगेटिव, मतलब इसमें से कोई नहीं ऐसा है जो रियलिस्ट थिंकर नहीं है। इसका मतलब है पॉजिटिव वे में कि ये सभी रियलिस्ट थिंकर हैं। ये मैंने आपको दे दिया है, इसको गौर से देख लीजिए सारे। ये तो क्वेश्चन में जो आया है वो दे दिया, और ये जो क्वेश्चन में नहीं आया है लाइक यूडीएचआर 1948 को, आईसीसीपीआर 66, आईसीईएससीआर 1966, सीआरपीडी डिसेबिलिटी, ये सबको याद करना चाहिए क्योंकि ये लगातार एग्जाम में आ रहे हैं। 93 देखिए, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग द बुक रिटन बाय न्यू लिबरलिस्ट केनिथ वॉल्श। तो चूंकि एक ही बुक चुननी है, और यहाँ पे आपको दिख गया थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को एक तरह से याद करवाता रहता हूँ उनकी ये बुक। अब जो ये तीनों बुक जो है, साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स, इन डिफेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एंड डिलेमा ऑफ पॉलिटिक्स, ये तीनों जो है ये हांस मर्गनथाउ की बुक है, और जो कि क्लासिकल रियलिज्म के मॉडर्न काल में फादर माने जाते हैं। तो ये बुक जरूर आपको याद कर लेनी चाहिए। इसके ईयर भी, हाउ मेनी मेंबर स्टेट आर इन यूरोपियन यूनियन, वी ऑल नो कि 27, 28 था, ब्रेक्सिट के बाद 27 हो गया। जो लास्ट कंट्री जो ईयू ज्वाइन करती है वो क्रोएशिया है 2013 में, और ये इंफॉर्मेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे आपका कई क्वेश्चन मैच हो जाता है या क्रैक कर लेते हैं, याद कर लीजिए। इन रेफरेंस टू याल्टा कॉन्फ्रेंस, देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सारे कॉन्फ्रेंस हुए थे, तेहरान से लेके याल्टा एंड मेनी अदर। तो इसमें किसने भाग लिया था, तो ऑफ कोर्स कौन लेगा, जो तीन जो बिग डैडी या बिग पावर थे, यूके, यूएसए एंड सोवियत यूनियन, यही तो तीन थे। फ्रांस तो बेचारा हार ही चुका था। तो उन लोगों ने मिल करके दुनिया कैसी बनेगी और क्या यहाँ पे था, इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत सारी चीजों ने डिसाइड किए थे। तो वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन इज द वॉच वर्ड ऑफ द कलेक्टिव सिक्योरिटी, जिस बेसिस पे लीग ऑफ नेशन, यूनाइटेड नेशंस, नाटो सभी बेस्ड हैं। और ध्यान रखिएगा कि कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है वो एक लिबरल कॉन्सेप्ट है आईआर में, ना कि रियलिस्ट कॉन्सेप्ट। ये कहने वाले कौन थे, ये ऑथर इस लाइन के जो है मॉर्गनथाउ थे, वही क्लासिकल रियलिज्म के फादर इन मॉडर्न टाइम्स। In reference to Bretton Woods conference, which one of the following is not correctly matched? ये बकवास क्वेश्चन है। कौन याद रखता है कि इसका कॉन्फ्रेंस का डेट 1 जुलाई था, 4 जुलाई नहीं था? ये मैं तो याद नहीं रख सकता, मैं अपने स्टूडेंट को भी नहीं बोलूंगा, लेकिन ठीक है, इन्होंने पूछा है। ये हुई थी 1944 में 1 जुलाई को, और 44 नेशन ने भाग लिया था। 44 से याद कर सकते हैं। ये तो आसानी से आप इसको इसलिए कर सकते हैं कि वेस्टफेलिया ट्रीटी 1648 में होती है, ए का 4, और ए के 4 से ही क्रैक हो जाता है, इसलिए आप सीधा मैच कर सकते हैं इसको, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत मजेदार ट्रीटी है, रीएश्योरेंस ट्रीटी। ये एक सीक्रेट काइंड ऑफ ट्रीटी हुई थी जर्मनी और रसिया के बीच में। ध्यान दीजिएगा कि, और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं बी का 3 है, तो ये 1883 में होती है। और इस पे गौर करने की बात यह है कि जर्मनी और रसिया ने कई बार सीक्रेट ट्रीटी की, क्योंकि दोनों को एक दूसरे से डर लगता था, जर्मन एम्पायर से और रशियन एम्पायर। और ये अंत में हुआ वही कि हिटलर ने चढ़ाई की और एक डिवास्टेटिंग वॉर हुआ। पहले रसिया को नुकसान हुआ, बाद में रसिया ने तो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जर्मनी को। तो ये जो है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि स्टालिन और हिटलर के बीच में भी एक सीक्रेट जो है ना लड़ने का जो है पैक्ट हुआ था 1938 सब में। वैसे हिटलर ने उसको रखा नहीं उस पैक्ट को। यहाँ पे वियना कांग्रेस का भी जिक्र आता है, जो बहुत फेमस है यूरोपियन हिस्ट्री में, जिससे कि जन्म लेता है कंसर्ट ऑफ यूरोप। ये 1815 में जब वाटरलू के मैदान में नेपोलियन हार गए थे, तो उसके बाद जो वहाँ की बिग पावर थी, जिसमें कि प्रुशिया, उस समय में जर्मनी नहीं था, प्रुशिया, ऑस्ट्रिया एक बहुत बड़ी पावर थी, यूके, फ्रांस और रसिया, ये सब मिल करके जो है यूरोप में बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करते हैं। दैट इज कॉल्ड वियना कांग्रेस। और वेस्टफेलिया ट्रीटी हम लोग को पता है, इट्स ए काइंड ऑफ बिग इवेंट, बिग बैंग इवेंट, जो माना जाता है मॉडर्न नेशन स्टेट जो सिस्टम है, या स्टेट इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम, उसकी शुरुआत मानी जाती है। 99 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेपन
डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ये सभी मास डिस्ट्रक्शन के हैं, WMD कहते हैं, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। न्यूक्लियर वेपन, रेडियोलॉजिकल वेपन, केमिकल वेपन, बायोलॉजिकल वेपन, इसलिए नन ऑफ द, अगेन नॉट और यहाँ नन, इसका मतलब सभी इसमें से जो है वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। 100 देखिए, इन रेफरेंस टू द डिटरेंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। डिटरेंस का मतलब क्या होता है कि मतलब तू हम पे चढ़ाई करो ही मत, मतलब आई जस्ट, मैं तुम्हें रोक रहा हूं क्योंकि मेरे पास इतना ताकत है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचा सकता हूं। तो एक तरह का आप समझ सकते हैं कि एक साइकोलॉजिकल एक रोक है जिससे आपके ऊपर कोई अटैक करे ही नहीं, डिटर डिटर करना। हिंदी में इसको क्या कह सकते हैं, सचेत करना है, इस तरह का आप कह सकते हैं। तो डिटरेंस जो है पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी हो सकती है, मिलिट्री स्ट्रेटजी। मैं यदि इसको टिक मारता तो मैं तो बोलता है पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ना होकर ज्यादा ये मिलिट्री स्ट्रेटजी है, लेकिन चलिए पॉलिटिकल स्ट्रेटजी तो है ही और इसी को ये सही मान रहे हैं सेटर, तो नो प्रॉब्लम। 101 is a big sentence. The pursuit of peace not through alignment with any major group or power, but through an independent approach to such controversial or disputed issues, the liberation of subjected people, blah blah blah, पढ़ लीजिएगा। इस तरह की लाइन आप देख के ही आपको लगेगा कि नॉन अलाइनमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, और ये कौन कह सकते हैं, हमारे फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर, ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो, नेहरू जी। Which country is responsible for the 26/11 attack? We all know कि कसाब, and उसका लिंक पाकिस्तान से, we all know. But I don't know इस टाइप के क्वेश्चन से क्या हम जानकारी मिलती, इतना नोन फैक्ट है। 103, which of the following statement are correct about SARC? यहाँ पे जो है आखिरी, जैसे ये क्या करते हैं ना, ये क्वेश्चन को आसान इन्होंने बनाया, जैसे हेडक्वार्टर ऑफ द सार्क इन इज बेंगलुरु इन इंडिया। कोई भी जो थोड़ा भी सार्क के बारे में पढ़ा है उसको पता है कि इसकी हेडक्वार्टर काठमांडू में है, ना कि बेंगलुरु में। तो ये 2 गलत होने से जो है 2 यहाँ खत्म हो गई, तो आपको क्या बच जाता है, और ये दोनों तो सही है बिल्कुल। द मेन एम ऑफ सार्क इज टू प्रमोट इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ पीपल। सो कौन बोलेगा नहीं, आसान क्वेश्चन। 104 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ हिस्टोरिकल सिमला एग्रीमेंट। 3 जुलाई 1972 को होता है। देखिए ये पेपर ना आपके क्वेश्चन में काफी आपको नॉलेज देता है, और उस नॉलेज को भी अपने नोट में लिख लीजिए कि कब हुआ था, 3 जुलाई। इससे ही कई क्वेश्चन आपको क्रैक होंगे क्रोनोलॉजी में। सिमला एग्रीमेंट किसके किसके बीच हुआ था, ये भी ये बता रहा है कि जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में हुआ था। और कई साल बाद जो है जब बेनजीर भुट्टो और राजीव गांधी दोनों प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने भी शिमला में जाकर के इस बात को याद किया था कि शिमला एग्रीमेंट हमारे पेरेंट्स ने साइन किया था। बोथ कंट्री विल सेटल देयर डिस्प्यूट थ्रू बायलैटरल नेगोशिएशन। इसी को जो है पाकिस्तान मानता नहीं है, वो इसको उठाता है तीसरे फोरम में, यूनाइटेड नेशन एंड ऑल में। Both countries have withdrawn their forces from the borders to maintain a permanent peace. ठीक है, मतलब ये सबको हम ओके कह सकते हैं इन जनरल। 105, with reference to the International Monetary Fund, consider the following statement. IMF, it was established on 27 December 1945. इतना स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो तो जनरली सही होती है। टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ मेंबर। इकोनॉमिक प्रोग्रेस ठीक है, लेकिन इसका मेन जो एम था, पहले तो एक्सचेंज रेट को मेंटेन करना था। बाद में जब ब्रिटेन वुड्स सिस्टम टूट गया तो एक तरह से ये जो है कंट्री को जो फॉरेन एक्सचेंज की यदि प्रॉब्लम होती है, बैलेंस ऑफ ट्रेड प्रॉब्लम होने पे, या मान लीजिए आपको कुछ खरीदना है फॉरेन मार्केट में जिसको आप कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम, और आपके पास डॉलर नहीं है, उस तरह के हेल्प करते हैं, ठीक है, तो प्रमोट करती है इंटरनेशनल ट्रेड को एक तरीके से। इट कंसिस्ट ऑफ 1 बोर्ड ऑफ गवर्नर विच इज वर्किंग एज जनरल असेंबली। सब सही है, तो ठीक है, इस तरह के आंसर में ऑल के साथ जाना चाहिए। 106 देखिए, with reference to the North Atlantic Treaty Organization NATO, consider the following statement. It was established by the Washington Treaty, of course. It is based on the principle of collective security, of course. तो अभी फिर से शायद वॉशिंगटन में ही इसकी अभी कॉन्फ्रेंस हुई भी है, समिट नाटो की कुछ समय पहले, तो दोनों। 107 देखिए, द पंशील एग्रीमेंट सर्व्ड एज द फाउंडेशन फॉर रिलेशन बिटवीन विच 2 कंट्री। तो ये सब इन्होंने ना कुछ ज्यादा ही कुछ आसान क्वेश्चन पूछने की कई कोशिश की है। विथ रेफरेंस टू इंडो श्रीलंका एग्रीमेंट जो 1987 में होती है, इसको जो है राजीव जयवर्धने एग्रीमेंट भी कहते हैं। जयवर्धने जो है उस समय श्रीलंका के प्रेसिडेंट होते थे, उनका चेहरा भी देखने लायक था, थोड़ा सा राउंडेड,
तो उनको कई लोग जो है फॉक्स कहते थे, मतलब इतने चालाक थे वो। उन्होंने राजीव गांधी भोले भाले थे, उनको उन्होंने एक तरह से फंसा लिया था, क्योंकि राजीव गांधी जिस चीज के लिए तैयार हुए, जिससे अपना प्राण भी उनको देना पड़ा, वो शहीद भी इसी बात के लिए हुए। यदि ये अकॉर्ड नहीं होता तो राजीव गांधी नहीं मारे जाते, आप समझिए। और इससे कुछ फायदा इंडिया को हुआ नहीं। इसमें हुआ क्या, इट वॉज साइन टू रिजॉल्व द श्रीलंकन सिविल वॉर। इंडिया ने अपना नाक जो है श्रीलंका के सिविल वॉर में घुसा दिया। वहां पे इंडियन मूल के जो तमिल थे, लिट्टे, वो लड़ रहे थे वहां के बुद्धिस्ट सिंघली से। दोनों के बीच में पावर के बंटवारे को लेकर दोनों कम्युनिटी में सिविल वॉर चल रहा था। और उसमें इंडिया कूद पड़ा कि हम अपनी सेना भेज करके तमिल जो लिट्टे है उसको हथियार डलवा देंगे। अब इससे हुआ क्या कि तमिल को लगा कि इंडियन गवर्नमेंट जो हमारी अपनी मूल की कंट्री है वही हमसे लड़ रही है और हमारा अधिकार छिनवाने की कोशिश कर रही है। इससे तमिल लोग इतने गुस्सा हुए कि अंत में उन्होंने हत्या कर दी राजीव गांधी की। और वो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स एकदम फेलियर रहा और अंत में मार खा करके एक तरह से सेना हमारी। कैसे लड़ सकते हो आप उस खतरनाक जंगल में जहां पे कि लोग ही आपको सपोर्ट ना करें। आप गए हो उनके अगेंस्ट में, गांव देहात, वही वियतनाम में जैसे यूएस की हालत हुई वैसे हमारे फोर्सेस की हुई। कुछ ज्यादा हासिल बिना किए वो 2-3 साल में शायद वापस हो गई, लेकिन राजीव गांधी को हम लोगों को खोना पड़ा इसके चलते। द एग्रीमेंट सॉ द प्लेसमेंट ऑफ इंडियन पीस कीपिंग फोर्स इन श्रीलंका। तो ये सब सही है, एक हिस्टोरिकल ब्लंडर लगता है। Consider the following statement. It was established in 1945 by UN Charter. किसके बारे में कह रहे हैं देखते हैं। इट्स हेडक्वार्टर इज इन हेग। जैसे ही हेग में हेडक्वार्टर होगा तो या तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होगा या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट होगा। इट सेटल्स लीगल डिस्प्यूट बिटवीन मेंबर कंट्री। जैसे ही कंट्री के बीच में डिस्प्यूट क्या है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन की 6 में से एक ऑर्गन है, प्रिंसिपल ऑर्गन है। ध्यान रखिएगा, इसमें 15 जजेज होते हैं जो 9 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। Which of the following initiative resulted in the adoption of founding principle of the non-aligned movement? तो जो बांदुंग कॉन्फ्रेंस था वो उसने एक तरीके से प्रीकर्सर था। कई लोग कहते हैं 1955 में हुआ था। उसी के बाद 6 साल बाद बेलग्रेड में जो है नाम की फर्स्ट बैठक होती है इन एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस। 111 देखिए, इन इंडिया हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ह्यूमन राइट कमीशन। तो रटने की बात है, वैसे कई स्टूडेंट रट लेते हैं। रंगनाथ मिश्रा। अभी कौन है? दीपक मिश्रा। देख लीजिएगा। according to under which article the president of India has right to address the joint session of the both house of parliament। अभी जब पार्लियामेंट 18वीं लोकसभा बनी तो आपने देखा कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया, उस पर राष्ट्रपति के भाषण पे चर्चा भी हुई है। आर्टिकल 86(1) के तहत होता है। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कभी पूछा गया था, जो कि हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि ये जो स्पेशल सेशन होता है, पहले तो ये जब भी कोई लोकसभा गठित होती है फर्स्ट टाइम तब होता है, और हर साल जो होता है उसके पहला सेशन में होता है। और ये जो स्पेशल सेशन होता है इसको कोई प्रिजाइड नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि स्पीकर प्रिजाइड करते हैं। नो वन प्रिजाइड्स। 113 देखिए, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड। वी ऑल नो आर्टिकल 324। अगेन इस सीरीज ऑफ बहुत इजी क्वेश्चन में ये है। इन हाउ मेनी डेज गांधी जी हैज कंप्लीटेड द दांडी मार्च? आई डोंट नो। आंसर कहता है 24 दिन। बस जान लीजिए इस तरह के क्वेश्चन का क्या मीनिंग है। ये सीरीज ऑफ ऐसे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं कि इनका बर्थ कब हुआ था और ये किस नंबर पे रखा गया, कितने दिन में किया, किस डेट को कॉन्फ्रेंस हुआ था। 115 on which date and year the local self government unit of urban areas have given constitutional foundation। ये क्वेश्चन, चलिए फिर उन्होंने डेट पूछा, लेकिन ये उतना खराब क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये 74th अमेंडमेंट जिस दिन से कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी उसकी शुरू हुई होगी, जिस दिन वो नोटिफाई हुआ होगा उसी दिन से कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन अर्बन लोकल बॉडी का पड़ गया, म्यूनिसिपैलिटी का। तो ये जो नोटिफाई जो हुई थी, केम इनटू इफेक्ट 74th अमेंडमेंट, ये 1 जून 1993 को हुई थी। तो वही डेट यहाँ पे आप मान लीजिए, वही सही भी है। और जो 73rd अमेंडमेंट जो इफेक्ट में आया वो 24 अप्रैल 1993 से आया, जिस डेट से आप मान सकते हैं कि इंडिया में पंचायती राज का कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन पड़ा। तो इस डेट को भी याद कर लीजिए, 24 अप्रैल 1993 73rd अमेंडमेंट और 1 जून 1993 74th अमेंडमेंट। 116 क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स डज द पब्लिक अकाउंट कमिटी कंसिस्ट ऑफ? वी ऑल नो 22 में से 15 जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं और 7 जो हैं वो होते हैं राज्यसभा के।
इसके जो मेंबर हैं वो 1 साल के लिए चुने जाते हैं STV के मेथड से, और इसका चेयरपर्सन स्पीकर अपॉइंट करते हैं। इसका काम जो होता है वो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट होती है उसको स्क्रूटनी करते हैं। व्हेन डिड प्रेसिडेंट राधाकृष्णन डिक्लेयर इमरजेंसी? ये आपको लगेगा इमरजेंसी तो फखरुद्दीन अली अहमद प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया था, वो तो थर्ड टाइम इमरजेंसी थी 1975 में, और फर्स्ट इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। लेकिन एक्सटर्नल वॉर के चलते जो पहली बार लगी थी वो 26 अक्टूबर 1962 को, जब चाइना ने हम पे अटैक किया था। सेकेंड टाइम जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी 1971 में, तब लगी थी। और थर्ड टाइम इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे लगाया। उस समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे 75 में। 118 क्वेश्चन देखिए, हु सेड दैट दोज हु आर डिससेटिस्फाइड विद द कॉन्स्टिट्यूशन हैव ओनली टू ऑब्टेन 2/3 मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट, बट इफ दे कैनॉट अर्न 2/3 मेजॉरिटी इन द एडल्ट फ्रेंचाइज basis elected parliament, then this must be understood that people are not with them for their dissatisfaction against constitution। ये लाइन अंबेडकर जी की है, लेकिन अभी का जो इंडिया में जो करंट जो डिबेट है उसमें ये अभी जो एक तरह से रिलेवेंट हो जाता है। आपको पता है कि जो बीजेपी हैं उन पर विरोधी जो दल थे उन्होंने आरोप लगाया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहते हैं, इसलिए वो 400 की संख्या चाहते हैं, 2/3 मेजोरिटी चाहते हैं। उस पर जो है बीजेपी ने दलील दी कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये डिस्कशन, ये डिस्कोर्स का मुद्दा बन गया जैसे भी, और फिर सब जय संविधान संविधान के नारे लगने लगे शपथ में। तो ये लाइन ये कहता है कि यदि आपको 2/3 मेजोरिटी है तो आप संविधान बदल सकते हैं। यस, केशवानंद भारती केस भी यही कहता है। ओनली थिंग कि आप बेसिक स्ट्रक्चर बदल नहीं सकते, लेकिन बाकी सब कुछ कर सकते हैं। यदि जनता ने आपको 2/3 नहीं दिया, इसका मतलब जनता नहीं चाहती है कॉन्स्टिट्यूशन बदला जाए। तो क्या हम मान सकते हैं चूंकि जनता ने जो अभी की गवर्नमेंट है उसको 2/3 मेजोरिटी नहीं दिया है, बहुत हल्का मेजोरिटी दिया है, तो क्या ये माना जा सकता है कि इंडिया की जनता कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बदलना चाहती है? इस पे भी डिबेट हो सकती है जो मैं कह रहा हूं। Under which constitutional amendment was the word socialism added to the preamble of the Indian Constitution? We all know कि socialism, secularism and secular and socialist कह लीजिए and integrity, ये तीनों वर्ड जो है जोड़ा गया था 42nd constitutional amendment, only time जबकि हमारे preamble को अमेंड किया गया। 3 वर्ड जोड़े गए। What is the minimum age for the membership of राज्यसभा? इसको तो ऐसे रट लीजिए कि पंचायत के लिए जो है 21 साल, लोकसभा के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल, एंड कोई भी गवर्नर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 साल। 21 देखिए, with which of the following tribal community is सहादा मूवमेंट एसोसिएटेड? कई जगह पूछा गया है। ये भील जो ट्राइब है उनके साथ है, लेकिन आप और पढ़ सकते हैं इसके बारे में। द ऑथर ऑफ द बुक दलित विजन, ये तो आप लोगों को याद होना चाहिए, गेल ओमवेट जो इनका कुछ समय पहले ही डेथ हुआ है। ये दलित पे काफी इन्होंने लिखा है इंडिया में, दलित विजन। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, सेवा बहुत अच्छा काम गांव में करती है। इसकी जो फाउंडर है वो ईला भट्ट है। ये सब तो जस्ट आप एक जीके रट सकते हैं। एट प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज नॉट पार्ट ऑफ द बीमारू? बीमारू मतलब बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सब राज्य को बीमारू मतलब कि ये सब पिछड़े राज्य हैं, तो इसमें केरला तो नहीं आ सकता, बिहार, राजस्थान, यूपी तो आ सकता है। 125 व्हाट वाज द प्राइम फोकस इन द सेकेंड फेज ऑफ फेडरल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस? फर्स्ट फेज में आप देखिए कि महाराष्ट्र बनता है, सबसे पहले आंध्र प्रदेश एंड साउथ के स्टेट रिऑर्गेनाइज होते हैं, और सेकेंड फेज में जो है 70s सब में नागालैंड, 60s में शुरू हो जाती है नागालैंड, मेघालय और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को रिऑर्गेनाइज किया जाता है सेकेंड फेज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट पॉपुलरली रिलेटेड विद द खाप? मतलब खाप पंचायत कहाँ नहीं होता है। लैंग्वेज तो अजीब टाइप की इन लोग की रहती है पेपर में, ये लोग देखते भी नहीं है। मैंने इतनी लैंग्वेज गलती देखी है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट पॉपुलरली रिलेटेड विथ खाप पंचायत? तो खाप पंचायत आपको पता है कि जो वेस्टर्न इंडिया के जो स्टेट है, लाइक हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, दिल्ली के पेरीफेरी में, राजस्थान, इन सब में खाप पंचायत की गूंज सुनाई पड़ती है। हिमाचल प्रदेश में आपने कभी नहीं सुना होगा खाप पंचायत। खाप पंचायत मतलब एक तरह से जात पंचायत, और इसको काफी रेट्रोग्रेड माना जाता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा नहीं माना जाता कि एक तरफ हमारा पार्लियामेंट बगल में है और वहां पे खाप पंचायत में
अलग अलग अजीब अजीब तरह के जो कानून से कई बार अलग भी होते हैं, लेकिन समाज में, उनके समाज में उसको मान्यता है, उस टाइप की वहां निर्णय दिया है। तो उसमें काफी डिबेट भी होती है और बहस भी होती है। Who among the following suggested to have Lok Sabha and state assemblies elections simultaneously from the year 2024? अगेन जो है ये अभी और रिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि बीजेपी की जो सरकार इसके पहले थी, उन्होंने ये घोषणा किया कि हमारी इंटेंशन है कि वन नेशन वन इलेक्शन एक दिन में ही हो, मतलब एक समय में ही पूरे राज्यों के भी और केंद्र का भी इलेक्शन एक साथ ही हो जाए। उसके लिए उन्होंने जो है एक राष्ट्रपति जो अभी जस्ट रिटायर हुए थे, कोविंद जी, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। ये मुझे तो बहुत अजीब लगा कि एक राष्ट्रपति को आप एक कमेटी का चेयरमैन बना रहे हैं, मतलब एक बहुत छोटी सी बात है। आई डोंट नो व्हाई ही हैज एक्सेप्टेड, बट ओके। उन्होंने एक कमेटी को अध्यक्षता की, कोविंद जी ने, उन्होंने रिपोर्ट दिया जिसमें उन्होंने समर्थन किया। लेकिन चूंकि बीजेपी को बहुमत मिला ही नहीं, अब उनकी सरकार भी नहीं होकर एनडीए की सरकार, इसलिए आप सुन रहे होंगे कभी यूसीसी और वन इलेक्शन वन नेशन, ये सब पे बहस खत्म हो गई है। लेकिन ये क्वेश्चन आपको उसकी याद दिलाता है कि ये किसने रिकमेंड किया था। तो नीति आयोग ने भी इसमें कहा था कि ऐसा होना चाहिए। To address the politics of language, which commission agreed to take effective step to implement the three language formula? ये बहुत ही awkward क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने यहाँ पढ़ लिया तो आगे आपको हेल्प होगा। सरकारिया कमीशन जो 1983 में बनती है, सेंटर स्टेट की रिलेशन की कमिटी होती है, उसने अपने और बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए थे सेंट्रल स्टेट कमीशन। उन्होंने थ्री लैंग्वेज फार्मूला की बात। थ्री लैंग्वेज फार्मूला होता क्या है? कोई स्टेट है, जैसे मान लीजिए बिहार है, तो वहां तीन लैंग्वेज में पढ़ाई हो सकती है। एक तो ऑफ कोर्स इंग्लिश है, एक हिंदी है, और एक वहां की जो लोकल भाषा जो है, जो वहां की सबसे पॉपुलर भाषा है, तेलुगु हो, तमिल हो, भोजपुरी हो, मैथिली हो, उसमें थ्री लैंग्वेज फार्मूला। 129 देखिए, हु रोट द टू पॉलिटिकल कल्चर्स इमर्ज्ड इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया विच आर ऑपरेटिंग एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंडिया? कई लोग तो उसको भारत वर्सेस इंडिया भी कह सकते हैं, दो पॉलिटिकल कल्चर। कई लोग उसको अलग अलग तरीके से इंडिया वर्सेस भारत कह सकते हैं, अमीर वर्सेस गरीब, शहर वर्सेस रूरल कल्चर, अलग टाइप का, लिबरल वर्सेस कंजर्वेटिव थिंकर एंड ऑल कल्चर। मैरिन वाइनर जो है, इनको जरूर आपको याद करना चाहिए, क्योंकि ही वॉज द फॉरेन पॉलिटिकल थिंकर जिन्होंने पहली बार स्टेट लेवल या रीजनल लेवल पे जो पॉलिटिकल एनालिसिस होती है कि यूपी का पॉलिटिक्स कैसा है, केरला कैसा है, इस पे काफी उन्होंने काम किया। और उनके शिष्य थे पॉल आर ब्रास, उन्होंने भी इस परंपरा को जिंदा रखा। तो मैरिन वेनर जो है, उन्होंने ये लिखा था। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस रिपोर्ट द स्टेटस ऑफ तेलंगाना केम इनटू विद? तेलंगाना 2014 में बनता है। अभी भी उसकी गुण सुनाई पड़ती है कि आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस की डिमांड होती है, क्योंकि उसका जो सबसे प्रॉस्पेरस जो राजधानी थी वही उसमें चली गई, तेलंगाना में। जस्टिस बी एन श्री कृष्णा कमीशन बैठती है, जिन्होंने रिकमेंडेशन दिया था, जिसके बेसिस पे ये बंटवारा हुआ था। 131 देखिए, हु कॉइन्ड द टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉर व्हाट इज कंसिडर्ड द फर्स्ट सिस्टमेटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? तो ये ना कि टेलर, बल्कि लुइस ब्रांडिस ने ये जो है टर्म कॉइन किया था। ऑफ कोर्स इसको सबसे अधिक पॉपुलराइज जो किया फेडरिक टेलर ने किया। ये क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन है, इसलिए नहीं कि ये बहुत बड़ी बात है रटना, लेकिन चूंकि ये कई जगह पूछा गया है, अब बहुत दिन बाद मैं देख रहा हूं, तो हो सकता है आगे भी पूछा जाए। Who said about bureaucracy its hierarchy is a hierarchy of knowledge? ये पूरा सेंटेंस नहीं है, पूरा सेंटेंस ये है, the bureaucracy is a circle from which no one can escape. कोई बच नहीं सकता इससे. Its hierarchy is a hierarchy of knowledge. कार्ल मार्क्स. इनफैक्ट कार्ल मार्क्स ने जो है कैपिटलिज्म पे बहुत रिसर्च किया था। एक कोई कैपिटलिस्ट थिंकर जितना नहीं करेगा, उतना उन्होंने कैपिटलिज्म को समझने की कोशिश की थी। और ब्यूरोक्रेसी को वो कैपिटलिज्म का एक इंपॉर्टेंट पार्ट मानते थे। ब्यूरोक्रेसी ही वो यंत्र था जिससे कि स्टेट जो है क्लास डोमिनेंस का इंस्ट्रूमेंट बनता है। तो ब्यूरोक्रेसी को वो जो है हिरार्की ऑफ नॉलेज कहते हैं। Which of the following theories of administration believes that solution of management related problem can be found in social psychology? जहाँ पे सोसाइटी सोशल साइकोलॉजी की बात आए, वहाँ पे तो डेफिनेटली क्लासिकल थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी बिल्कुल नहीं होगा। केवल एक ही होता है जो सोशल साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी को यूज करता है, या मोटिवेशन को यूज करता है। साइकोलॉजी एंड सोशल थ्योरी को वो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है। याद कीजिए हॉथरनियन एक्सपेरिमेंट। 134 देखिए, हु डिफाइन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एक्शन ओरिएंटेड गोल ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम?
ये सब घिसा पिटा क्वेश्चन हो गया। एडवर्ड वेडनर, जो कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के फादर भी कहे जाते हैं। Which theory of administration was subjected to inquiry by US Commission on Industrial Relations for being incompatible with trade unionism? जब साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी लागू की गई थी तो उस पर बहुत बवेला मचा था। लेबर जो वर्कर्स यूनियन था, उनका कहना था कि इस तो हमें मशीन बना दिया गया है, हमारी कोई ऑटोनॉमी ही नहीं है और हमें एकदम कॉग इन द व्हील टाइप का ट्रीट किया जाता है। तो उसके चलते इस पे इंक्वायरी हुई थी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। 136 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड स्ट्रक्चरली मोस्ट एडवर्स टू डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन? तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में जो है वेवेरियन मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी नहीं चल सकता। बाकी तो ठीक है, ये सब थोड़े बहुत चल सकता है, लेकिन ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, वो काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट ओरिएंटेड है, बहुत फ्लेक्सिबल है, हिरार्की उस तरह से रिजिड नहीं हो सकती है, ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा। तो वेवेरियन मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इसके लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। हु डेवलप्ड कंटिजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप? लीडरशिप की थ्योरी यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें से वन ऑफ फ्रेड फिडलर का कंटिजेंसी थ्योरी, जिसमें कि यह है सिचुएशनल लीडरशिप, मतलब बहुत ही फ्लेक्सिबल होना है लीडर को, जैसा सिचुएशन उस टाइप से, कंटिजेंट, कोई परमानेंट नहीं, वैसा लीडरशिप। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स सजेस्टेड बाय फॉलेट, मैरी पार्कर फॉलेट, हरसेल्फ इज द बेस्ट इन हर व्यू टू मैनेज कन्फ्लिक्ट? उन्होंने कहा था कि 3 आउटकम हो सकता है या 3 तरीके हो सकते हैं, कंप्रोमाइज, डोमिनेशन, बट इंटीग्रेशन वो मेथड है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा। यदि आपने कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट को इंटीग्रेशन के मेथड से सुलझा लिया तो इसमें जो वायरिंग पार्टी है या जो कन्फ्लिक्टिंग पार्टी है, वो दोनों की बात जो है वो रह जाती है। वो उसी तरह की बात होती है जैसे थेसिस एंटीथेसिस से सिंथेसिस होकर के आगे बढ़ता है। सो इंटीग्रेशन। 139 देखिए, अकॉर्डिंग टू चेस्टर बर्नार्ड, जोन ऑफ इंडिफरेंस क्या कहता है? ये तो मैंने कितने बार बताया। जोन ऑफ इंडिफरेंस सबॉर्डिनेट के माइंड का वो कोना है जिसमें आपके इंस्ट्रक्शन को, मतलब आपके मीन्स की जो आप यदि सुपीरियर हैं तो आपके इंस्ट्रक्शन को बिना सोचे समझे वो मशीन की तरफ फॉलो करेगा, आपके तरफ देखेगा भी नहीं से। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत बार देता हूँ, यदि आप सरकारी ऑफिस में या घंटी बजा के अपने प्यून को कहते हैं कि एक कप चाय लाओ, तो वो एक बार भी आपका पलक नहीं झपकाएगा, वो चाय ले जाएगा। या वो जो है, आप बोलोगे फाइल उठा के वहां ले जाओ, लेकिन यदि आप उसको बोलोगे कि ये लो पैसे और मेरे घर पे सब्जी फल खरीद के ले जाओ, तो वो क्वेश्चन कर सकता है। वो जोन ऑफ इंडिफरेंस में नहीं आता है। So it is commands accepted by the subordinate, not raising doubt, without doubt, complete acceptance of command by subordinate without doubt. इसी को हर्बर्ट साइमन ने जोन ऑफ एक्सेप्टेंस नाम दिया। 40 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द राइट एक्सपेंशन ऑफ एनी ऑफ द टर्म पोस्ट कॉर्प? पोस्ट कॉर्प, पोस्ट कॉर्प में जो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, सीओ, रिपोर्टिंग, बजटिंग आती है, तो इसमें कोऑर्डिनेटिंग है ना कि कोऑपरेशन। कोऑपरेशन नहीं है, ये तीनों है। सो सी। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस। इसमें से कौन ई गवर्नेंस नहीं है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, जैसे मान लीजिए 2 गवर्नमेंट आपस में, इंडियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से जो है इलेक्ट्रॉनिकली बात कर रही है, तो या उसको सर्विस दे रही है, रिपोर्ट ले रही, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टू सिटीजन तो डेली होता है, मतलब गवर्नमेंट आपसे जुड़ती है इलेक्ट्रॉनिकली, आप गवर्नमेंट से जुड़ते हो, माई गॉव एंड ऑल, जितनी भी पासपोर्ट सेवा एंड ऑल। गवर्नमेंट टू बिजनेस, जैसे कि कॉर्पोरेट, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की पोर्टल है, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, गवर्नमेंट टू बिजनेस। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय भी है, यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो आपसे जो जुड़ती है, आपकी सैलरी मिलती है, आपका लीव होता है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। लेकिन गवर्नमेंट टू मार्केट, इस टाइप का कोई सिस्टम तो है नहीं, तो गवर्नमेंट टू मार्केट इज नॉट ए पार्ट ऑफ ई गॉव। द स्वच्छ भारत मिशन 2 है, एक अर्बन है, एक रूरल है। अर्बन मुझे लगता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इसको करती है, यस, देख लीजिएगा। और जो रूरल है वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, जिसमें एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, वो एक्चुअली जो है स्वच्छ भारत मिशन रूरल को सुपरवाइज करती है। अच्छा क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन। माँ गिरिदह कस्य विधानाम, ओह माय गॉड, ये जो मोटो है, ये लोकपाल का है। इसका मतलब हिंदी में होता है, डू नॉट बी ग्रीडी फॉर एनी वंस वेल्थ, दूसरे के वेल्थ के प्रति लोभ मत करो। और ये लिया गया है
एक उपनिषद से ईसा व्यास्योपनिषद से लिया गया है। सो ओके, ये स्टार क्वेश्चन है क्योंकि मैंने पहली बार देखा तो मुझे भी इससे ज्ञान प्राप्त हुआ। लोकपाल 144 देखिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा इज फुल्ली फंडेड थ्रू, ये आप गेस कर सकते हैं कॉमन सेंस से कि ये नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड NEGF से फंड होता होगा, और सब जो सिक्योरिटी से क्यों होगा, यूथ से क्यों होगा, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी से क्यों होगा। तो ये ऐसा है क्वेश्चन कि इसको आप गेस कर सकते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग जो है किस लिस्ट में आता है, यूनियन, स्टेट या कंकरेंट? डिफिकल्ट है क्योंकि ये बड़ा ही छिपा हुआ सा है, ये कंकरेंट लिस्ट में है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि तीनों लिस्ट को एक बार ब्राउज कर लीजिए एग्जाम से पहले। ये सीरियल नंबर 20 पे आता है कंकरेंट लिस्ट में। आपको पता होना चाहिए कंकरेंट लिस्ट में 47 एंट्री है, स्टेट लिस्ट में 52 अब हो गया, स्टेट लिस्ट में 61 और यूनियन लिस्ट में 100 आइटम्स। 146. Which of the following statement are correct for Parliamentary Public Account Committee which is formed to control public expenditure? अभी हम लोगों ने देखा कुछ क्वेश्चन पहले कि उसमें 22 मेंबर होते थे, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, और यहाँ पे कह रहा है कि इट हैज गॉट 30 मेंबर, तो कभी नहीं होगा। इट इज फॉर्म्ड, तो 4 को निकाल दीजिए, 4 इन दोनों में देखिए तो 1 2 3 कॉमन है, तो 1 2 3 को पढ़िए ही नहीं, बस 5 को पढ़िए। Its chairman is appointed by the finance minister. Not at all. Its chairman is appointed by speaker. तो यदि ऐसा है तो ये तो 5 भी गलत हो गया, तो 1 2 3 सही है। इसका मतलब इट इज फॉर्म फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर। इसके मेंबर जो है 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। इट्स मेन फंक्शन इज टू चेक द रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। द बजट इज प्रेजेंटेड इन द राज्यसभा, ये एकदम स्टार क्वेश्चन है, हम जानना चाहिए। अभी बजट चल रही है, ये पूछ रहे हैं कि राज्यसभा में कब प्रेजेंट होता है। तो होता ये है कि लोकसभा में जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर का भाषण खत्म होता है, उसके तुरंत बाद जो है एक कॉपी जो बजट की होती है वो राज्यसभा में रख दी जाती है और डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये राज्यसभा में ले कर दी गई है। सो आफ्टर द बजट इज पास्ड नो एज द फाइनेंस मिनिस्टर एंड्स हिज बजट स्पीच इन द लोकसभा, तब जो है वो राज्यसभा में प्रेजेंट कर दिया जाता है। प्रेजेंट करने का मतलब एक कॉपी वहां रख दी जाती है। डिस्कशन दोनों जगह होती है, आपको पता है, लेकिन वोटिंग मुझे लगता है केवल इस पे लोकसभा में होती है, एज आई अंडरस्टैंड, क्योंकि ये फाइनेंशियल मैटर है। इस पे चेक कर लीजिएगा मेरी इस बात को। यस, यहाँ पे खैर ठीक है, मैं सही बोल रहा हूँ, वोट नहीं कर सकते हैं फाइनेंशियल मैटर में, राज्यसभा को काफी कम पावर देगी, डिस्कस कर सकते हैं। 148. The incorrect statement related to ग्राम सभा अंडर द मध्य प्रदेश पंचायती राज सिस्टम। मध्य प्रदेश का कोई भी हो, इसमें आप बाकी स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा। ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि रिकॉर्ड ऑफ द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा इज प्रिपेयर्ड बाय ग्राम सरपंच। देखिए ग्राम सभा होता क्या है, जितने गांव के एलिजिबल वोटर हैं, इसका मतलब कि सभी 18 साल से ऊपर के लोग जो वोटर हैं, जो वोटर लिस्ट में नाम है, वो सभी ग्राम सभा के मेंबर हैं। ये सबसे जो है ग्रास रूट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। उसकी जो बैठक होती है उसको सरपंच हेड जरूर करते हैं, लेकिन वो कोई मुनीम थोड़ी है कि वो जो है उसका बनाएंगे। उसके जो स्टाफ होंगे वो उसके मिनट्स रिकॉर्ड करेंगे। तो ये कॉमन सेंस से आप काट सकते हैं। ग्राम सभा हैज टेन्योर ऑफ 5 years, सिटीजन इनरोल्ड इन द इलेक्टोरल लिस्ट ऑफ विलेज आर मेंबर ऑफ ग्राम सभा, सरपंच एंड उप सरपंच जो है उसको प्रेजाइड करते हैं। वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ पॉलिसी इवेल्युएशन। तो कई बार हम लोगों ने देखा है, लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज इसमें कर सकते थे कि पॉलिटिकल इवेल्युएशन या मार्केट इम्पैक्ट इवेल्युएशन, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव इवेल्युएशन हो सकता है, जुडिशियल इवेल्युएशन हो सकता है, लेजिस्लेटिव इवेल्युएशन हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव इवेल्युएशन तो है ही, लेकिन पॉलिटिकल इवेल्युएशन क्या है और मार्केट इम्पैक्ट इवोल्यूशन तो हो सकता है कि मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन इस टाइप का टाइप नहीं है। तो इन दोनों में क्या चुनना हो तो क्या चुनेंगे। इन्होंने कहा पॉलिटिकल इवोल्यूशन होती है, चलिए ठीक है, पॉलिटिकल इवोल्यूशन मान ले, तो ये नहीं होगा। अंडर विच सेक्शन ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ईच स्टेट हैज टू फॉर्म स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। इस टाइप के जो अंदर के किस सेक्शन, इसका मतलब क्या आरटीआई के सारे सेक्शन को पढ़नी है? इट इज टू मच, नॉट रिक्वायर्ड। आप देखिए किस तरीके से अचानक से ये बहुत ऑर्बिट क्वेश्चन पूछता है ये पेपर, और बहुत सारे क्वेश्चन बहुत इजी और बहुत ही नीचे लेवल के हैं। सो सेक्शन 15 ये मैंने जस्ट देख के बताया। डियर स्टूडेंट, इससे पहले कि मैं आपको थैंक्स दूं और कुछ इन्फॉर्मेशन दूं,
आप सोच रहे होंगे कि इस टाइप के पेपर में क्या कट ऑफ जाएगा। देखिए कट ऑफ कहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि एमपी सेट कितने स्टूडेंट देते हैं, किस लेवल की तैयारी के साथ देते हैं, इस पर डिपेंड करता है। लेकिन यदि इसी लेवल के क्वेश्चन आए तो 100 में 70 से ऊपर तो आपको लाना पड़ेगा, तभी आप कोई आशा रख सकते हैं। सो ओके डियर स्टूडेंट, ये बहुत बड़ा एक थकाने वाला एक्सरसाइज, लेकिन ये और आरपीएससी ऐसे पेपर हैं जो कि मदर पेपर जैसे हैं, आपको बहुत ज़्यादा डीप ले जाते हैं। तो इसलिए भी मुझे थकान तो हुई है, लेकिन आई होप कि इसको आप बहुत गौर से देखेंगे, कई बार देखेंगे, नोट बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका जो चैनल है वो एक क्रूशियल फेज में है, इसको 1.5 लाख सब्सक्राइबर तक जल्द से जल्द ले जाएं तो थोड़ी और अच्छा चैनल के लिए, कम्युनिटी के लिए होगा। लोगों को बताएं। आप एक जो व्यक्ति हमारे मेंबर हैं वो कितने को बता सकते हैं भी सोशल मीडिया में, कोरा पे लिखें, व्हाट्सएप पे लिखें, ब्लॉग लिखें, बताएं लोगों को, बस बताएं, और जो सही आपको लगता है वो बताएं। यस, और यदि आप प्रिपरेटरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, जो मैंने कहा है कि सभी एग्जाम के लिए, इवन यदि आप मैं तो कहूँगा यदि मेरे जो स्टूडेंट PSIR का मेन लिखने की कर रहे हैं वो भी इन क्लासेस को सुने। एक प्रयास है, मैं फर्स्ट टाइम ऐसा कोशिश कर रहा हूँ, ये कोई ऐसा बहुत कॉम्प्रिहेंसिव क्लास नहीं हो सकता है, लेकिन ये एकदम इंटेंसिव क्लास होगा जिसमें कि स्टूडेंट और टीचर मिल करके जो है समझने की कोशिश करेंगे। यदि आप इस एक्सपीरियंस को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप अपना नेम, टेलीग्राम आईडी, मोबाइल नंबर paulsciencehelp@gmail.com पे आप भेजें, आगे आपको बताया जाएगा। इस तरीके से आप मुझसे जो है जुड़ सकते हैं, मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, पेपर भेज सकते हैं, कोई भी। मैं कोशिश हमेशा करता हूं कि यदि आप कोई पेपर भेजते हैं तो उसको एनालाइज करूं। चलिए मिलेंगे बहुत जल्द किसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा, टेक केयर।